हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग अपना जो पहला डीपीपी है जिम्नोस्पर्म का उसको सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए डीपीपी जिम्नोस्पर्म लिख के। क्या हेडिंग डालेंगे? डीपीपी जिम्नोस्पर्म। आई होप आप सभी ने अब जो है वो डीपीपी को डाउनलोड कर लिया था और सॉल्व भी किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करना। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप अपने पीडीएफ से देखिए, मैं यहां से देखता हूं, ठीक है। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म आर, मतलब जाइलम का ऐसा कौन सा पार्ट है या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करता है जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन दिया गया है ट्रैकिड्स, फाइबर, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो देखिए, ये दो ऑप्शन में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। एक होता है वेसल, वेसल में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, और दूसरा हो सकता है ट्रैकिड्स में आप कंफ्यूजन हो जाए, राइट। ट्रैकिड्स में कंफ्यूजन हो जाए। देखिए, वेसल जो है ना, ये वेसल जो है ये सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा वाटर कंडक्टर करता है, वेसल ये करता है। लेकिन वेसल जो है ये थोड़ा सा एडवांस है। क्या है? वेसल थोड़ा सा एडवांस्ड है, राइट। क्या है? एडवांस्ड, थोड़ा सा एडवांस्ड है। इसी वजह से वेसल जो है ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में जो है जाइलम वेसल पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में, हाँ ये तो सही है कि जिम्नोस्पर्म में वस्कुलर टिश्यू देखे जाते हैं या वस्कुलर बंडल्स देखे जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म इसका जो वेस्कुलर बंडल है थोड़ा सा प्रिमिटिव है, थोड़ा सा सिंपल है। इसी वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो है ट्रैकिड्स। क्या करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता विथ रेस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म तो ऑब्वियसली इसका आंसर होता वेसल। लेकिन अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में वेसल देखे नहीं जाते हैं। वेसल थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर है जो एंजियोस्पर्म में देखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ट्रैकिड्स। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 1, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है प्लांट ग्रुप विथ लार्जेस्ट ओव्यूल। बोलो लार्जेस्ट ओव्यूल किसमें होगा? साइकस में होगा। लार्जेस्ट ट्री का नाम क्या है? सिकोया है, वो भी जिम्नोस्पर्म है। लार्जेस्ट गैमेट किसमें प्रेजेंट होगा? मेल या फीमेल दोनों ही साइकस में प्रेजेंट होगा। तो साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म। सिक्यो क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। तो नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? जिम्नोस्पर्म। क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म्स। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन पाइनस और जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर मेगास्पोर, एंडोस्पोर और एम्ब्रायो। मेगास्पोर, पॉलन ग्रेन, एंडोस्पर्म। मेगास्पोर, इंटेगुमेंट और रूट। पॉलन ग्रेन, लीफ एंड रूट। तो देखो नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नंबर 4 का जो ऑप्शन है, फोर्थ जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो यहाँ पे क्या बोला गया? लीफ एंड रूट। लीफ एंड रूट कैसा होता है? लीफ एंड रूट जो होता है ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है और इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? 2n होगा। नंबर 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें भी रूट है। नंबर 1 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहाँ पे एम्ब्रायो दिया गया है, एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो कहाँ से आता है? एम्ब्रायो कहाँ से बनता है? बोलो। एम्ब्रायो बनता है जाइगोट से। जाइगोट कैसा है? जाइगोट है 2n। 2n से होता है माइटोसिस, सॉरी हाँ माइटोसिस। माइटोसिस 2n से क्या बनता है? 2n बनता है, दैट इज एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो का प्लॉइडी लेवल भी कैसा होगा? 2n होगा। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा 2। मेगास्पोर कहाँ से बनता है? मेगास्पोर बनता है मेगास्पोर मदर सेल से। मियोसिस होता है। कैसे? देखो, मेगास्पोर मदर सेल से, याद है? मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल, इसको हम MMC भी लिख सकते हैं। मेगास्पोर मदर सेल से क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस होके क्या बनता है? मियोसिस होके बनता है मेगास्पोर। क्या बनता है? मेगास्पोर्स, राइट। तो ये मेगास्पोर मदर सेल तो हैप्लॉइड है, लेकिन यहाँ पे अगर मियोसिस होगा तो ये क्या हो गया? ये डिप्लॉइड है मेगास्पोर मदर सेल। तो यहाँ पे मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? हैप्लॉइड बनेगा। तो मेगास्पोर हैप्लॉइड हो चुका। और क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ से बनता है? बोलो, पॉलन ग्रेन कहाँ से बनता है? पॉलन ग्रेन याद है आपको कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या हुआ था? मियोसिस हुआ था। वहां से क्या बना था? माइक्रोस्पोर्स बने थे। और माइक्रोस्पोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और वहां से क्या बना? वहां से बना पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन कैसा होगा? यहाँ पे हुआ मियोसिस, राइट। यहाँ पे क्या हुआ? मियोसिस हुआ। तो ये क्या था? 2n।
इससे क्या बना एन, एन से माइटोसिस होके क्या बना एन, दैट इज पॉलन ग्रेन्स। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका हो जाएगा क्या, बोलो, ये भी आपका हो जाएगा हैप्लॉइड। और एंडोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म में, ये पढ़ाया नहीं गया है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेसिकली। एंडोस्पर्म जो होता है जिम्नोस्पर्म में, वो कहां से बनता है, वो मेगास्पोर से बनता है। मेगास्पोर क्या है, हैप्लॉइड। यहां से क्या बना, यहां से बना एंडोस्पर्म, यहां से क्या बना एंडोस्पर्म बना। तो एंडोस्पर्म भी कैसा होगा, एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है ये कौन से स्ट्रक्चर में बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है मेल गैमेटोफाइटिक। ये क्या स्ट्रक्चर है, ये गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। अगर ये गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है एंडोस्पर्म, तो इसका प्लॉइड लेवल कैसा होगा, एन होगा। याद करो जब हमने पढ़ा था कि न्यूसेलस से क्या बना, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया, मियोसिस किया। मियोसिस से क्या बनाया था, टेट्राड मेगास्पोर बनाया था, राइट। वहां से क्या बना था, एक मेगास्पोर था, क्या था, एक मेगास्पोर था, जो आगे जाके क्या बना था, फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा था, राइट। लेकिन वहां से जो 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हुए थे, उसमें से कोई एक क्या करेगा, जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या करेगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। और वैसे भी एंडोस्पर्म जो है वो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, और गैमेटोफाइट किससे रिप्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड से रिप्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 होगा, मेगास्पोर, पॉलन ग्रेन एंड एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा, बोलो, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्पोर, पॉलन ग्रेन एंड एंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा, मेगास्पोर, और क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन, और क्या होगा, बोलो, मेगास्पोर, पॉलन ग्रेन एंड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्यों हुआ, बिकॉज एंडोस्पर्म एक गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, इसी वजह से एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया, इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज फाउंड बाय, जैसे कि मैंने बोला कि मेगास्पोर से बनता है, राइट। मेगास्पोर टेट्राड बना था, उसमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल था, बाकी 3 क्या होते हैं, डेजेनरेट हो गए थे। तो कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, वो 3 में से कोई एक रह जाता है, वो एक ही क्या करता है, आगे जाके एंडोस्पर्म को बनाता है। तो दिस इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये भी याद रखना कि जिम्नोस्पर्म में ये क्वेश्चन नंबर 4 का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। एक चीज यहां पे लिख लीजिए कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, कि जिम्नोस्पर्म में, राइट, जो एंडोस्पोर बना, चीज को याद रखिए अच्छे से, एंडोस्पर्म जो है, दिस इज अ पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दिस इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये क्या है, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म बनता है। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इसको अच्छे से याद रखिए। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो बनता है वो कैसे बनता है, वो ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बनता है। किससे बनता है, ट्रिपल फ्यूजन, जो हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ये क्या है, ये एंडोस्पर्म जो है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बनता है। किस में बनता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये बनता है। तो इस चीज को जरा याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो कहाँ बनता है, वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में बनता है। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बना वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बनता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। इसी वजह से ये एंडोस्पर्म जो होता है ये एज यूजुअली ट्रिप्लॉइड होता है, राइट। और ये क्या होगा, ये आपका हैप्लॉइड होगा। क्यों, क्योंकि ये गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर में बना, इसी वजह से, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो गया, जर्मिनेशन ऑफ 1 मेगास्पोर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, जर्मिनेशन ऑफ 1 मेगास्पोर। क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन ऑफ व्हाट, जर्मिनेशन ऑफ 1 मेगास्पोर। क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन ऑफ 1 मेगास्पोर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज नॉन वैस्कुलर इन algae and liverworts, gymnosperm and angiosperm, mosses and ferns and all of this। तो देखो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कौन है, टेरिडोफाइट्स, उसके बाद कौन आया, जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में क्या है, वैस्कुलर प्लांट बॉडी है, राइट। एंजियोस्पर्म में भी है,
और टेरिडोफाइट्स में मॉसेस और फंस क्या है, टेरिडोफाइट्स को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तो उनमें भी क्या होंगे, उनमें भी आपके वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। तो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज नॉन वेस्कुलर, तो क्या होगा, एल्गी एंड लिवरवर्ट्स, बिकॉज लिवरवर्ट्स किसको बिलोंग कर रहा है, लिवरवर्ट्स कर रहा है आपके ब्रायोफाइट को, राइट। एल्गी और ब्रायोफाइट में हम लोग क्या देख पाते हैं, वेस्कुलर बंडल नहीं देख पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगा, लिवरवर्ट्स, क्या हो जाएगा, लिवरवर्ट्स एंड व्हाट, मॉसेस, सॉरी लिवरवर्ट्स एंड एल्गीज, राइट, लिवरवर्ट्स एंड एल्गी, राइट, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, जिम्नोस्पर्म हैव टैपरूट सिस्टम, ऑब्वियस सी बात है। सीड एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, नहीं होगा। राइजोइड होगा, नहीं होगा, बिकॉज इसमें ट्रू रूट देख पाते हैं हम लोग। ब्रांच स्टेम ऑलवेज, नहीं। साइकस में क्या ब्रांच स्टेम था, नहीं था। ब्रांच स्टेम किसमें था, सिर्फ और सिर्फ पाइनस में था, राइट। किसमें था, सिर्फ और सिर्फ पाइनस और सेड्रस में था ब्रांच स्टेम, लेकिन साइकस में ब्रांच स्टेम नहीं था। तो उसका आंसर हो जाएगा नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा टैप रूट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर हो जाएगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर हो जाएगा, टैप रूट सिस्टम, क्या हो जाएगा, टैप रूट सिस्टम, क्लियर है, वेरी गुड। Which of the following has both an male and female cone on the same plant? इसका मतलब क्या है, मेल और फीमेल कोन अगर सेम प्लांट में, इसका मतलब क्या आएगा, वो मोनोशियस होगा। तो मोनोशियस कौन था, बोलो, कौन मोनोशियस था, साइकस मोनोशियस था, नो। कौन मोनोशियस था, पाइनस था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सब एक मतलब वन टिक आंसर है, इसको बोला जाता है वन टिक आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, पाइनस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, Which of the following plant possesses naked seeds? Obviously जिम्नोस्पर्म में देखा जाएगा, सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में देखा जाएगा, राइट, जिम्नोस्पर्म्स में देखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ व्हाट, बोलो, ये एनसीईआरटी का लाइन है, बोलो क्या होगा, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसिलस, वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस, मैंने आंसर बता ही दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा न्यूसिलस, क्या हो जाएगा, न्यूसिलस। याद करो हमने पढ़ा था कि न्यूसिलस का कोई एक सेल से क्या बनेगा, न्यूसिलस के एक सेल से मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, और मेगास्पोर मदर सेल आगे जाके मियोसिस करके क्या बनाएगा, मेगास्पोर्स बनाएंगे, क्लियर है। चलो कोरोलॉइड रूट्स हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ, बोलो, कोरोलॉइड रूट्स तो किस में देखे जाते हैं, बोलो, ये देखे जाते हैं किस में, साइकस में देखे जाते हैं, राइट। कहाँ देखे जाएंगे, साइकस में देखे जाएंगे। तो कोरोलॉइड रूट्स हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ किसके साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, ये डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, सबसे पहले ये बताओ कि कोरोलॉइड रूट जो है वो कहाँ देखे जाएंगे, साइकस में, राइट। और कोरोलॉइड रूट में क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। क्यों, बिकॉज पाइनस को नाइट्रोजन फिक्स करना नहीं आता, प्लांट को जो है नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पा रहा है वो, तो साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा, साइनोबैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, और वही नाइट्रोजन क्या करेगा, साइकस ले लेगा, अपने फायदे के लिए साइकस ले लेगा, बिकॉज नाइट्रोजन क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, राइट, मिनरल्स है, राइट, इसे चाहिए, अगर उसे ग्रो करना है साइकस को तो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो, द कोन्स बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स आर नोन एज, cones bearing microsporophylls are known as male strobili. Cones bearing microsporophylls are known as male strobili, female strobili, macrosporangiate या both 2 and 3। तो 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, ऑब्वियसली मेल स्ट्रोबिली होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल जो है क्या बियर करता है, बोलो, चलो, माइक्रोस्पोरोफिल किसको बियर करेगा, माइक्रोस्पोरोफिल बियर करेगा माइक्रोस्पोरेंजिया को, किसको, माइक्रोस्पोरेंजिया को, स्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उससे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और माइक्रोस्पोर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रोस्पोर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, मेल को,
राइट, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को। तो ऑब्वियसली बात है द कोन्स बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स आर नोन एज द कोन्स बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स आर नोन एज मेल स्ट्रोबिली। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा मेल स्ट्रोबिली या मेल कोन, राइट, मेल स्ट्रोबिली, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 पोलन ग्रेन्स आर लीडीज फ्रॉम, पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं, ये हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स कहाँ बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो ऑब्वियसली पोलन ग्रेन्स कहाँ बनेंगे, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 1, दिट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट, क्लियर है, क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्लियर है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले ये बताओ कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, किस पे, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म होगा। तो अब इसमें से बताओ जिम्नोस्पर्म कौन है, सेड्रस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट, टेरिस आपका टेरिडोफाइट, पॉलीट्रिकम आपका ब्रायोफाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा 13 का 1, दैट इज सेड्रस। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 1, दैट इज सेड्रस। ये एनसीईआरटी का लाइन है, याद करो, हमने क्या पढ़ा था कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन जिम्नोस्पर्म, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सेड्रस, क्या हो जाएगा, सेड्रस। सेड्रस की जगह साइकस देता वो भी होता, पाइनस देता वो भी होता, कोई भी जिम्नोस्पर्म होंगे, राइट। चलो चौक चेंज कर लेता हूं मैं, क्लियर है। अब ये पूछा गया है साइकस एंड एडिएंटम रिजेंबल विथ ईच अदर इन हैविंग, साइकस और एडिएंटम के बीच में कौन सा एक चीज सिमिलर है। देखो साइकस क्या है, साइकस है जिम्नोस्पर्म, और एडिएंटम क्या है, एडिएंटम है टेरिडोफाइट्स। तो अगर हम बात करें कैम्बियम की, अगर हम बात करें कैम्बियम की, राइट, सबसे पहले बात करते हैं कैम्बियम की। अगर हम बात करते हैं कैम्बियम, देखो टेरिडोफाइट्स में सीड्स तो नहीं होंगे, तो क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन 2 तो ऐसे भी कट हो गया। वेसल्स जिम्नोस्पर्म में नहीं होंगे, राइट, वो हमने पहले क्वेश्चन में ही देख लिया था कि वेसल्स जो है वो एडवांस कैरेक्टर है, वो कहाँ दिखेगा, फ्लावरिंग प्लांट में दिखेगा, मतलब आपके एंजियोस्पर्म में दिखेंगे। तो वेसल्स आपके साइकस में नहीं होगा, मतलब जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा, और सीड आपके एडिएंटम में नहीं होगा। अब बचता है कैम्बियम। तो कैम्बियम क्या है, कैम्बियम है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। डोंट वरी, अभी आपको शायद सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मालूम है, लेकिन हम जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैम्बियम क्या करता है, कैम्बियम आपका सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। कैम्बियम थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर है, तो ये मतलब उतना भी एडवांस नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एडवांस कैरेक्टर है। इसके वजह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है रूट में, स्टेम में, लीव्स में, जो आपके कहाँ देखे जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन दिखे जाते हैं, डिफरेंशिएशन। ये क्या कॉज करता है, डिफरेंशिएशन इन रूट, इन स्टेम एंड लीव्स, राइट, जो आपके देखे जाते हैं कहाँ, जो आपके देखे जाते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, लेकिन ये आपके टेरिडोफाइट्स में नहीं देखे जाते हैं। तो एडिएंटम इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या हुआ, कैम्बियम कैंसिल हो गया, क्योंकि कैम्बियम सिर्फ और सिर्फ साइकस में प्रेजेंट है, एडिएंटम में नहीं। वेसल ना तो साइकस में है ना एडिएंटम में, सीड्स साइकस में है लेकिन एडिएंटम में नहीं है, तो बचा कौन, मोटाइल स्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, मोटाइल स्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, मोटाइल स्पर्म्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा मोटाइल स्पर्म। देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, मोटाइल स्पर्म्स, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व स्पोरिक मियोसिस। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व स्पोरिक मियोसिस, इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर इसके आंसर को ढूंढने से पहले ये चीज को समझो कि इसका आंसर किया कैसे जाएगा, कहां से इसका आंसर आ सकता है, ये पहले सोचो ठंडे दिमाग से। याद करो
हमने ये स्पोरिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, ये सारी चीजें कहाँ पढ़ी थी? लाइफ साइकिल में। तो अगर मुझे पूछा गया है स्पोरिक मियोसिस वो भी जिम्नोस्पर्म के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल को याद करना पड़ेगा, राइट। पहले क्या बोला गया? देखो, पॉलन ग्रेन से सीड, क्या इसमें मियोसिस होगा पॉलन ग्रेन से सीड बनने में? पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन है आपका, देखो पॉलन ग्रेन है आपका क्या? हैप्लॉइड, राइट। और सीड क्या है आपका? सीड है आपका डिप्लॉइड। तो पॉलन ग्रेन से क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज होंगे दोनों, पॉलन ग्रेन और एग फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? 2n जाइगोट बनेगा। और जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से बनेगा आपका एम्ब्रायो। जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो भी कैसा होगा? 2n होगा। और एम्ब्रायो से बनेगा सीड, सीड भी आपका 2n होगा। तो क्या यहाँ पे मियोसिस हुआ? नहीं हुआ, तो 1 कैंसिल हो गया। दूसरा क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट टू एग, फीमेल गैमेटोफाइट टू एग। तो फीमेल गैमेटोफाइट भी n है और आपका एग भी n है। तो अगर n से n बन रहा है तो क्या उसमें मियोसिस होगा? नहीं होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जाइगोट टू सीड। जाइगोट क्या है? 2n है। सीड क्या है? जाइगोट से क्या बनता है? सीड बनता है। तो 2n से 2n बन रहा है, तो क्या वहां पे मियोसिस होगा? नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया? मेल कोन टू फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये सोचने वाली चीज है, मेल कोन टू फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखते हैं यहाँ पे मियोसिस होता है कि नहीं। तो मेल कोन क्या है? मेल कोन, मेल कोन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? माइक्रोस्पोरोफिल से। किससे? माइक्रोस्पोरोफिल से, राइट। माइक्रोस्पोरोफिल से। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको MIMC भी लिख सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस होता है। और मियोसिस से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। और यही माइक्रोस्पोर क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं? इसी को बोला जाता है पॉलन ग्रेन, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है मेल गैमेटोफाइट को। किसको? मेल गैमेटोफाइट को, राइट। तो आंसर ऑप्शन क्या था? मेल कोन टू मेल गैमेटोफाइट। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? मेल कोन से, जो कैसा था? 2n था। और हमने पहुंचे कहा है? मेल गैमेटोफाइट पे, जो है n। तो अगर 2n से n बन रहा है तो कैसे होगा? मियोसिस से होगा। सिंपल सा आंसर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4, मेल कोन टू फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस? ऑब्वियसली पाइनस होगा, ये तो सबको पता है। इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन चेंबर रिप्रेजेंट्स the microsporangium in which pollen grains develop, a cell or the pollen grain in which sperms develop, a cavity in the ovule। देखो ओव्यूल तो नहीं होगा, क्योंकि ओव्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट को। और पॉलन चेंबर कहाँ होगा? मेल गैमेटोफाइट में। तो ओव्यूल का आंसर ऑप्शन नंबर 3 तो खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या देगा? एन ओपनिंग इन द मेगा गैमेटोफाइट, फिर से फीमेल गैमेटोफाइट। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। तो बचा क्या? 2, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बचा? द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पॉलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड। ऑब्वियस सी बात है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या हुआ? माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या किया? मियोसिस किया, उससे माइक्रोस्पोर्स बने। और वही माइक्रोस्पोर्स क्या कर रहे हैं? पॉलन ग्रेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन कहाँ बन रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया में बन रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा 1, द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पॉलन ग्रेन्स डेवलप, राइट। The gametophyte is not an independent free living generation। फिर से क्या होगा? जिम्नोस्पर्म होगा। जिम्नोस्पर्म इसमें कौन है? देखो, एडियंटम टेरिडोफाइट है, पॉलीट्रिकम आपका ब्रायोफाइट है, मार्केंशिया ब्रायोफाइट है। बचा कौन? पाइनस। पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो आंसर हो जाएगा पाइनस, राइट। जिम्नोस्पर्म्स, चलो इसको फिर से चेंज करते हैं। वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो, फिर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 19 को बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे, लेकिन द आर्किगोनिएट, चलो अभी कर लेते हैं। द आर्किगोनिएट स्पर्मेटोफाइट्स आर, तो बोलो आर्किगोनिएट स्पर्मेटोफाइट्स कौन होंगे? आर्किगोनिएट मतलब कौन से ऐसे स्पर्मेटोफाइट्स में, मतलब स्पोरोफाइट्स में आर्किगोनिएट मतलब आर्किगोनियम को देखा जाएगा। तो याद है हमने क्या कहा था कि
एकदम जिम्नोस्पर्म जब हम पढ़ रहे थे और जब सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया, तो सेकेंड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जिम्नोस्पर्म का जो स्पोरोफाइट है वो क्या करता है, वो आर्किगोनियम को क्या करता है, रिटेन कर के रखता है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट को क्या करता है, रिटेन कर लेता है। तो क्या हो जाएगा, आर्किगोनिएट स्पर्मेटोफाइट का मतलब है ऐसा स्पोरोफाइट जिसमें आर्किगोनिया प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर हेटेरोस्पोरस कंडीशन में, तो हेटेरोस्पोरस जब कंडीशन हुआ था स्टेरिडोफाइट्स में, जब हेटेरोस्पोरस कंडीशन हुआ था तो वहां पे भी हम लोगों ने देखा था कि उसने आर्किगोनियम को कुछ देर के लिए रिटेन कर लिया था। हाँ, उसमें आर्किगोनियम को रिटेन किया था, लेकिन वो एक स्पेशल कंडीशन था, यूनिवर्सल रूल तो नहीं था। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हेटेरोस्पोरस स्टेरिडोफाइट्स में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हेटेरोस्पोरस स्टेरिडोफाइट्स में हम लोग क्या देख पा रहे थे कि वो रिटेन कर रहा है फीमेल गैमेटोफाइट को। लेकिन जिम्नोस्पर्म में इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग सब लोग क्या है, हेटेरोस्पोरस है। तो ये यूनिवर्सल हो गया, आर्किगोनिएट स्पर्मेटोफाइट यूनिवर्सल होता है इन जिम्नोस्पर्म, इसी वजह से राइट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा 4, जिम्नोस्पर्म, राइट। उसके बाद पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट मैच। देखो यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है। मैंने क्या किया था, मैंने जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखा रहा था मैं, तो मैंने क्या बोला था कि सेडरवुड ऑयल मिलता है सेडरस से, लेकिन नहीं है, सेडरवुड ऑयल में से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो सेडरवुड ऑयल कहाँ से मिलता है, देखो लिख लो आप कॉपी में, इसको जरा सा करेक्ट कर लीजिए प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। सेडरवुड ऑयल जो है ये आपका सेडरस से नहीं मिलता है, ये आपका मिलता है जूनिपेरस से। किससे मिलता है, जूनिपेरस से मिलता है सेडरवुड ऑयल। जूनिपेरस भी क्या है, जूनिपेरस भी एक आपका जिम्नोस्पर्म है। जूनिपेरस से क्या मिलता है, जूनिपेरस से आपको मिलता है सेडरवुड ऑयल। तो देखो कनाडा बेल्सम एफिड्रा से मिलता है, नहीं, एफिड्रा किस में मिलता है, एफिड्रीन से, राइट। एफिड्रा से क्या मिलता है, एफिड्रीन, याद करो एस्थमा के लिए यूज करते थे हम लोग, राइट। टैक्सोल कहां से मिलता है, टेक्सास से मिलता है। चिलगोजा पाइनस जिरार्डियाना, हाँ ये सही है। सेडरवुड ऑयल तो मैंने क्लियर कर दिया, इसका आंसर जूनिपेरस होगा, ना कि सेडरवुड ऑयल, राइट। सेडरस नहीं होगा, इसका आंसर होगा जूनिपेरस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, दैट इज चिलगोजा इन पाइनस जिरार्डियाना। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 21, साइनोबैक्टीरिया इज फाउंड इन एसोसिएशन विद, कहाँ मिलेगा साइनोबैक्टीरिया, कोरोलॉइड रूट में मिलेगा। कोरोलॉइड रूट कहाँ मिलता है, कोरोलॉइड रूट मिलता है आपके कहाँ, साइकस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया कहाँ दिखेगा, कोरोलॉइड रूट में दिखेगा, और कोरोलॉइड रूट कहाँ दिखता है, साइकस में दिखता है। सिंपल, ऐसे आंसर करना होता है। सिर्फ आंसर देखा टिक मार दिया, अभी मैं, आप बोलोगे सर हमें तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, लेकिन अभी नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ रिदम लेना है, धीरे धीरे रिदम में आना है। जब हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे तब हमको क्या करना है, एकदम टाइम टू डॉट टाइम में हमको पूरा का पूरा पेपर एक्यूरेटली सॉल्व करना है। लेकिन अभी आप टाइम में ज्यादा फोकस मत कीजिए, अभी ज्यादा फोकस कीजिए कि कैसे आंसर किया जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे मैंने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया इज फाउंड इन एसोसिएशन विद, मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शन नहीं देखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि साइनोबैक्टीरिया बताओ भाई कहाँ मिलता है। तो मुझे पता है साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कहाँ मिलता है, कोरोलॉइड रूट में मिलता है। कोरोलॉइड रूट कहाँ देखा जाता है, साइकस में देखा जाता है। तो आंसर हो गया साइकस इन कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। फिर मैंने देखा आंसर और आंसर को टिक किया, सिंपल। ऐसे अप्रोच होनी चाहिए, अभी के लिए आपका अप्रोच ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अप्रोच आपके नीट के पेपर के दिन नहीं होना चाहिए, ये आपका अप्रोच अभी होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा चमकेगा, और जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट चमकेगा उतना ज्यादा फास्ट आप आंसर कर पाओगे नीट के पेपर के दिन, राइट। चलो फिर क्या पूछा है, नीडल लीफ ऑफ कोनिफर इज अ, चलो आंसर हम लोग ऑप्शन नहीं देखते, सबसे पहले बताओ कि नीडल लीफ ऑफ कोनिफर्स, नीडल लीफ मतलब क्या है, ऐसा दिखेगा लीफ, क्लियर है। हम लोग इन जनरल लीफ कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। तो इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, इसका सरफेस एरिया इतना छोटा है। तो इसका सरफेस एरिया अगर बड़ा है तो इसका मतलब है यहाँ से ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा निकलेगा, यहाँ से ट्रांसपीरेशन वाटर कम निकलेगा। तो ऐसा वो क्यों करेगा प्लांट, तो ये क्या करेगा, इसलिए करेगा प्लांट
जब प्लांट के पास पानी की किल्लत हो या पानी बहुत नीचे है और उसको बहुत स्ट्रगल करके ऊपर ले आना पड़ रहा है, तब प्लांट ये कभी नहीं चाहेगा कि उस पानी को वो ऐसे ही जाने दे, ऐसे ही जाने दे। तो ये क्या करेगा, तो अपना जो लीफ का सरफेस एरिया है ये थोड़ा सा वो कम कर देगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशन। इसे क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशन। अब देखो आंसर, ऑप्शंस देखो, नीडल लीफ इन कोनिफर्स इज अ ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशन। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर माने ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। द फर्स्ट सीडेड प्लांट्स आर, क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर होगा, जिम्नोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, बोल दिया। एंडोस्पर्म क्या है, एक गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। और ये कब बनता है, ये प्री फर्टिलाइजेशन बनता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। तो ये क्या होगा, ये आपका हैप्लॉइड होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर होगा, 1 हैप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 25, पॉलन ग्रेन इज अ, बोलो पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट को। पॉलन ग्रेन, एक चीज बताओ, पॉलन ग्रेन किसे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे, मेल गैमेटोफाइट को। और जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट वो होता है, वो कैसा होता है, दिस इज हाईली रिड्यूस्ड होता है, पढ़ा था ना हमने, हाईली रिड्यूस्ड होता है, राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, pollen grain is highly reduced in male gametophyte, simple। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, बोलो क्या हो जाएगा, सिकोया, रेडवुड ट्री। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 26 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सिकोया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है, इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन जनरली ऑकर्स बाय। तो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन कैसे होता है, विंड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू। ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, याद करो। किस कैसे होता है, जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन कैसा होता है, विंड के थ्रू। विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एनिमोफिली। क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे, राइट। अगर, और अब ये दोनों को टर्म्स भी देख लेते हैं। हाइड्रोफिली का क्या मतलब होता है, हाइड्रोफिली का मतलब होता है डोंट वरी, हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। हाइड्रोफिली का क्या मतलब होता है, हाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली, राइट। अगर इंसेक्ट और एंटेमोफिली, एंटेमोफिली का क्या मतलब होता है, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली का क्या मतलब होता है, बोलो। एंटोमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसे बोलेंगे एंटोमोफिली। अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसे बोलेंगे हाइड्रोफिली। अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे एनिमोफिली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमोफिली, करेक्ट। इन पॉलन ग्रेन ऑब्वियसली हैप्लॉइड है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज द मेल गैमेट्स, हाँ बोलो। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन पूछा है, बोलो क्या होगा। इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, नो बिल्कुल नहीं। इन द ओवरी, हो सकता है। नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, करेक्ट आंसर। तो जिम्नोस्पर्म में पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ करता है, पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ, आर्किगोनिया कैसा दिखता है, याद करो, फनेल शेप्ड हमने ड्रॉ किया था ना। अब पता चल रहा है कि क्यों आर्किगोनिया को ड्रॉ किया था मैंने, कि अगर आर्किगोनिया का अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को। अब पता चला कि क्यों आर्किगोनिया को हमने ड्रॉ किया है। तो ड्राइंग का पावर को समझो और मैं जैसा कहता हूं ऐसे ड्रॉ करते जाओ एग्जाम हॉल में, नहीं तो बुरे फंसोगे, राइट। ये आर्किगोनिया है, ये इसका नेक है, ये इसका थैलस था, राइट, बेसल पार्ट था, राइट। एक कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ। और यहाँ से मान लो पॉलन ट्यूब आया, यहाँ से पॉलन ट्यूब आ रहा है। पॉलन ट्यूब क्या लेके आ रहा है, पॉलन ट्यूब लेके आ रहा है यहाँ पे क्या, गैमेट्स लेके आ रहा है। और कहाँ डिस्चार्ज करेगा, यहाँ पे, इन द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। ये क्या है, ये उसका माउथ है, यहाँ आके डिस्चार्ज कर देगा। और पॉलन गैमेट्स जो है धीरे 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 जाएंगे और जाके इसको फर्टिलाइज करेंगे, राइट। इसी वजह से मैं कहता हूं कि हमेशा ड्राइंग करना चाहिए। अगर ड्राइंग नहीं कर पाते तो समझ भी नहीं आता कि माउथ में मतलब कहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये है उसका माउथ, माउथ में जाके वो डिस्चार्ज करता है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के आंसर का क्या हो जाएगा, द इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज द मेल गैमेट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, नियर द माउथ ऑफ द
आर्किगोनिया। क्वेश्चन नंबर 30, इन जिम्नोस्पर्म स्टेम ब्रांच्ड इन पाइनस, ऑब्वियस सी बात है साइकस में ब्रांचिंग नहीं दिखता है, अनब्रांच्ड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा पाइनस। द जिम्नोस्पर्म्स आर डैश, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ऑब्वियस सी बात है हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म कैसा होगा, जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, राइट। जिम्नोस्पर्म कैसा है, जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस है, राइट। अब आता है असर्शन एंड रीजन, लेकिन असर्शन एंड रीजन को करने से पहले एक और क्वेश्चन है जो डायग्राम बेस्ड है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस पिक्चर। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये पिक्चर है किसका, बताओ ये पिक्चर किसका है सर, ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर किसका है, ये पिक्चर है पाइनस का, किसका है ये पिक्चर है पाइनस का। तो अब क्वेश्चन को ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो पहले पिक्चर के बाजू में पहले लिख लो कि ये पिक्चर पाइनस का है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। पिक्चर के बाजू में पहले लिख लो ये पाइनस का पिक्चर है, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करो। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ पीनेट, सबसे पहले तो बात यह है कि हमें इनकरेक्ट आंसर ढूंढना है, करेक्ट वाला नहीं। प्रेजेंस ऑफ पीनेटली कंपाउंड लीफ, तो पीनेटली कंपाउंड लीफ क्या साइकस में दिखता है या पाइनस में दिखता है, बोलो। ये डायग्राम किसका है, पाइनस का। और पीनेटली कंपाउंड लीफ किस में दिखता है, साइकस में दिखता है, पाइनस में नहीं दिखता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ही आपका इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 1 इनकरेक्ट। चलो फिर से बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ फंगल एसोसिएशन इन द रूट, हाँ पाइनस में क्या दिखता है, माइकोराइजल रूट दिखता है, तो माइकोराइजल रूट मतलब फंगल एसोसिएशन, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 प्रेजेंस ऑफ ब्रांच स्टेम, हाँ दिखता है ब्रांच स्टेम, पाइनस में ब्रांच स्टेम दिखता है, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट। ऑप्शन 4 प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल ऑन द सेम प्लांट, यस बिकॉज पाइनस जो है मोनोशियस है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 4 जो है ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। तो यहाँ पे हम लोग किसको टिक लगाएंगे, ऑप्शन 1 को, क्यों, क्योंकि हमें बोला गया है इनकरेक्ट आंसर को हमें टिक लगाना है, किसको, करेक्ट आंसर को नहीं टिक लगाना है, हमें इनकरेक्ट वाले को टिक लगाना है, ठीक है। तो हमेशा डायग्राम के बाजू में लिख दो पहले कि ये डायग्राम है किसका, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, राइट। यहां हम लोग इस डीपीपी में हम लोग ये नहीं सीख रहे हैं कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है, कितना रैंक आएगा, हम कितना अच्छा फोड़ेंगे, नीट में जाके पेपर कितना अच्छा देंगे, यहां से कितना क्वेश्चंस कॉमन आएगा। हम लोग ये पेपर में ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग इस पेपर में क्या कर रहे हैं, हम लोग इस पेपर में ये कोशिश कर रहे हैं कि आंसर कैसे किया जाता है, आंसर को पढ़ा कैसे जाता है, एक डायग्राम को सॉल्व कैसे किया जाता है, एक आंसर को सॉल्व करने का थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एक सही अप्रोच कैसा होना चाहिए। हम लोग इस पेपर में इसी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इस पेपर से कितना कॉमन आएगा, कितना क्वेश्चन हम नीट में बना पाएंगे, कितने टाइम में खत्म करेंगे। नो, वो सब बातें बाद में आएंगी। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं क्योंकि ये आपका पहला कदम है, ये आपका पहला कदम है, आपने अभी स्टार्ट किया है चीजों को करना, राइट। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है, एक क्वेश्चन को एक को क्रॉस और एक को टिक कैसे लगाया जाता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना चाहिए, मैचिंग द मैच क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना चाहिए, सही वे कैसा होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम लोग इसी को सीखने की कोशिश करें। अगर आप ये सीख गए ना, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन दोगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा पेपर में, आप उसका आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बताने कितना ज्यादा मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं, अगर सिर्फ आपका फोकस उस पर रहा, तो आपको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू दे देगा तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, गारंटी है मेरी, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका अप्रोच ड्यूरिंग द पेपर सॉल्विंग, आपका अप्रोच सही है, आप किस अप्रोच से पेपर को सॉल्व करते हो वो अगर आपको पता है ना, तो आप गिने चुने एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो भी आपको कोई भी एमसीक्यू दे देगा, आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेकिन आपका अप्रोच सही होना चाहिए। तो हम लोग इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए ताकि हमारा अप्रोच जो है वो सही हो सके, राइट। चलो अब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, असर्शन क्या दिया, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर आर प्रोड्यूस इन द सेम लैक्स इन जिम्नोस्पर्म। क्या लैक्स का मतलब क्या होता है, लैक्स का मतलब पहले बताओ, लैक्स का मतलब क्या होता है। लैक्स मतलब होता है स्ट्रोबिली, और इसे हम क्या कह सकते हैं, और इसे हम कोन भी कह सकते हैं। तो एक कोन ड्रॉ कर लिया,
ये कोन एक ड्रॉ कर लिया मैंने। अब ये बता मुझे, क्या इस कोन के अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों प्रेजेंट होंगे, एक ही कोन के अंदर प्रेजेंट होंगे? हाँ, ये सच है कि जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर एक ही प्लांट में देखे जाते, दैट इज ट्रू। लेकिन क्या एक कोन में देखे जाएंगे? ये तो सही नहीं है। जो मेगास्पोरेंजियम, जो मेल कोन है उसमें माइक्रोस्पोर देखे जाएंगे, जो फीमेल कोन है उसमें मेगास्पोर्स देखे जाएंगे। लेकिन एक ही कोन में आप माइक्रोस्पोर भी देख रहे हैं और मेगास्पोर भी देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर है? तो असर्शन ही आपका गलत हो गया। तो अगर असर्शन गलत हो गया तो डायरेक्ट हम लोग और रीजन को पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ असर्शन करेक्ट, इनकरेक्ट और रीजन करेक्ट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन क्या है? if both assertion and reason are false, if assertion is true but reason is false, if both assertion and reason are true, if both assertion and reason are true, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बिना रीजन को पढ़े ही हम लोग ऑप्शन 4 टिक कर सकते हैं, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का असर्शन क्या हो गया? असर्शन हो गया रॉन्ग। तो रीजन भी ऑब्वियसली रॉन्ग ही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ये बता रहा है मुझे, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि असर्शन गलत हो सकता है लेकिन रीजन सही हो सकता है। ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे? नहीं है। तो अगर असर्शन ही गलत हो गया तो ऑब्वियस सी बात है रीजन को भी गलत होना ही पड़ेगा, सिंपल। तो असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसको हम लोग क्या टिक करेंगे? 4 टिक करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देख, क्वेश्चन नंबर 33। ये समझ में आया ना कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो है वो सेम प्लांट में प्रेजेंट हो सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं पाइनस में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, लेकिन एक कोन में प्रेजेंट है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। मेल कोन में माइक्रोस्पोर होगा, फीमेल कोन में मेगास्पोर होगा, लेकिन मेल एंड फीमेल कोन एक प्लांट में रह सकते हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन एक ही कोन में दोनों स्पोर्स पाए जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, राइट? क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछेगा? एंडोस्पर्म इज साइकस इज हैप्लॉइड इन नेचर, ट्रू। साइकस रूट शोज एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये भी ट्रू है। एंडोस्पर्म कैसा होगा? साइकस में मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंडोस्पर्म कैसा होगा? बोलो एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 असर्शन क्या होगा? असर्शन राइट हो जाएगा, बिकॉज एंडोस्पर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल गैमेटोफाइट को, तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। और साइकस रूट में क्या दिखता है? हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देखते हैं, यस, कोलोइड रूट ऑफ साइकस। तो आपका रीजन भी हो गया करेक्ट, असर्शन भी हो गया करेक्ट, रीजन भी हो गया करेक्ट। लेकिन ये रीजन जो है ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, राइट? क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया है मेल एंडोस्पर्म के साथ रूट का कोई रिलेशन ही नहीं है। एंडोस्पर्म के साथ रूट का कोई रिलेशन है? नहीं है। दोनों स्टेटमेंट में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन स्टेटमेंट असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन दोनों में कोई लिंक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। मतलब assertion and reasons both are true but reason is not the correct explanation of the assertion, right? चलो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला गया है? असर्शन क्या बोले? ऑल लिविंग स्पीसीज ऑफ साइकस आर डायोसियस, ट्रू। साइकस में क्या होता है? साइकस पाइनस क्या होता है? पाइनस मोनोशियस, मेल और फीमेल गैमेट सेम कोन सेम प्लांट में देखे जाते हैं। लेकिन साइकस में क्या होता है? मेल कोन अलग प्लांट में, फीमेल कोन अलग प्लांट में। तो साइकस क्या हो गया? डायोसियस होगा, ट्रू। रीजन क्या दिया गया है? देखो, साइकस कंटेन मेल एंड फीमेल कोन ऑन टू डिफरेंट प्लांट। अरे बाप रे, जो हमने बोला वही है हमें दे दिया है। तो रीजन भी करेक्ट है और रीजन सही से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। इसको ऐसे पढ़ते हैं, all living species of cycas are dioecious because cycas contains male and female cones on two different plants। देखो, एक because बैठा दिया और ये पूरा स्टेटमेंट एक दो अलग अलग स्टेटमेंट एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। देखा, पहले क्या था? पहले दो स्टेटमेंट था, all living species of cycas are dioecious, okay, and cycas contain male and female cones on two different plants, okay। अब जैसे ही मैंने बैठा दिया एक सिंगल वर्ड दैट इज बिकॉज, तो देखो क्या बन गया? एक स्टेटमेंट बन गया, ऑल लिविंग स्पीसीज ऑफ साइकस आर डायोसियस बिकॉज मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स। तो ये क्या हो गया? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है
और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। चलो क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 35, चलो क्या बोला गया, पाइनस शोस पॉलीएम्ब्रियोनी। यस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट बना उसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा। ये हमने पढ़ा था ना, याद करो, अच्छे से याद करो कि जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा उसमें 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया होगा। मतलब अगर ये एक आर्किगोनिया है, इसको मैंने वहां पे भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी कर रहा हूं। अगर 2 आर्किगोनिया है तो इसका मतलब क्या है, इस आर्किगोनिया से क्या बनेगा, एक बनेगा, इस आर्किगोनिया से क्या बनेगा, यहाँ से भी एक बनेगा, फिर इस आर्किगोनिया में फर्टिलाइजेशन होगा गैमेट के थ्रू, तो क्या बनेगा, यहाँ से एम्ब्रायो बनेगा। क्या बना, एम्ब्रायो। और यहाँ से भी क्या बना, एम्ब्रायो। क्या बना, एम्ब्रायो बना। तो एक ही ओवरी में, सॉरी ओवरी नहीं, एक ही आपका ओव्यूल में, एक ही ओव्यूल में हमें क्या दिख रहा है, 2 एम्ब्रायो दिख रहे हैं। तो इसी को तो कहा जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी, राइट। एक ही ओव्यूल में हमको क्या दिख रहा है, 2 एम्ब्रायो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है 2 एम्ब्रायो, बिकॉज आर्किगोनिया 2 है। अगर आर्किगोनिया 2 है तो हर एक आर्किगोनिया में एक प्रेजेंट होगा, राइट। तो क्या हो गया, पाइनस शोस पॉलीएम्ब्रियोनी, तो असर्शन आपका जो है वो करेक्ट हो गया, राइट। चलो देखते हैं असर्शन क्या है, असर्शन है पाइनस शोस पॉलीएम्ब्रियोनी। चलो करेक्ट हो गया। रीजन, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस बेयर 2 और मोर आर्किगोनिया, जो हमने एक्सप्लेन किया वही रीजन में दिया गया है, तो मतलब रीजन भी करेक्ट है। हमने जो एक्सप्लेन किया, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस बेयर्स 2 और मोर आर्किगोनिया, वही तो हमने डिस्कस किया कि 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया होगा, हर एक आर्किगोनिया एक बनाएगा, फर्टिलाइज करेगा तो एक एम्ब्रायो बनेगा, तो एक ही एव्यूल के अंदर 2 एम्ब्रायो बन गए, तो हो गया पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन, राइट। तो उसी को यहाँ पे रीजन में भी वही दिया गया है। देखो पहले हमने असर्शन को पढ़ा और असर्शन को डिकोड करने की कोशिश किया, हमने रीजन को नहीं पढ़ा था। जैसे ही हमने असर्शन को डिकोड किया, हमको क्या दिखा, रीजन में वही दिखा जिसको हमने डिकोड किया। तो अब हम बोल सकते हैं असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। पाइनस शोज पॉलीएम्ब्रियोनी बिकॉज फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस बेयर 2 और मोर आर्किगोनिया। देखो यहाँ पे भी एक बिकॉज वर्ड दे दिया, बिकॉज बैठा दिया, तो एक सेंटेंस बन गया कि पाइनस शोज पॉलीएम्ब्रियोनी बिकॉज फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस बेयर 2 और मोर आर्किगोनिया। सिंपल हो गया आपका डीपीपी सॉल्व। चलो ठीक है, तो आज का डीपीपी यहाँ तक रखते हैं। कल मंडे है, कल हम लोग बोर्ड वर्क पे तो मिलेंगे ही, और कल शायद ऑल्टरनेशन और जनरेशन वाला जो डीपीपी है वो भी आपका अपलोड हो जाएगा, जिसको हम लोग वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ऐसा ये मत सोच लेना कि यहाँ पे असर्शन रीजन दिया गया है तो मतलब हर एक डीपीपी में आपको असर्शन रीजन नहीं मिलेगा। नो, अगर असर्शन रीजन मतलब ढंग का भी होना चाहिए ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई भी किसी भी चीज को उठा के, किसी भी स्टेटमेंट को उठा के असर्शन रीजन बना दिया। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो वो तो मजा नहीं आएगा। तो इसी वजह से असर्शन और रीजन जो है वो ढंग का होना चाहिए, उससे कुछ हमारा दिमाग में कुछ जोर डालना पड़े, दिमाग में कुछ अलग चमके, राइट, ऐसा वाला असर्शन रीजन होना चाहिए। तो अगर ऐसा वाला मुझे असर्शन रीजन मिलेगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा देने की, लेकिन ये मत सोच लेना कि हर एक डीपी में आपको असर्शन रीजन मिलेगा। नो, हर एक डीपी में असर्शन रीजन करना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो चलिए मिलते हैं कल फिर बोर्ड वर्क में। आज आपका छुट्टी था, लेकिन आज का दिन भी मैंने आपका ले लिया, कोई बात नहीं, आपके भलाई के लिए ले लिया। चलो तो फिर मिलते हैं कल बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।